हमारा ढाल बनकर हमारी सुरक्षा कर रही है, मैं उनकी नमन कर रही हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझना था। मैं मीनाक्षी भोई इंपीरियल महाविद्यालय के कला राजनीति विज्ञान के छात्रा, खुद में पूरे इंपीरियल सहित पूरी युवाओं के जोश, हर्षोल्लास एवं दृढ़ संकल्प में समेट हुए आपके सामने राष्ट्रीय युवा संसद के सभी शुक्रिया अदा करती हूँ। है समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। ये उसी वीर इतिहास पुरुष की, ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनमोल अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है। तो चलिए एक कहानी सुनाती हूँ, एक युवा की दास्तान। तो ऐसा क्या है जो बोझ को युगों का आकाश बनाता है? ऐसा क्या है जो एक साधारण सा युवा सुभाष को महान भारत का प्रेरणा स्रोत बनाती है? वो है उनका प्रेरणा से भरा जीवन। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक जिले में श्री जानकी नाथ जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जो सिर्फ उनका पुत्र नहीं, भारत माँ का पुत्र थे। संपूर्ण परिवार, भाई बहन सब होते हुए भी वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा पर चलते हुए सभी भारतवासियों को परिवार मानने वो बोझ है जो अंग्रेजों के शासन के खिलाफ कड़ी मेहनत का परिचय देते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा में 4थे स्थान पर अपने नाम दर्ज करवा ले, वो बोझ है जो भारत की अवस्था और अपने लोगों की दुर्दशा के सभी सुख सुविधाएं छोड़ आगे देशवासियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़े, वो बोझ है। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐसे अध्याय लिखे रहे थे जो आज नए भारत की नींव है। वो चाहे आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद फौज का गठन, जो आज भी विविधताओं में एक ही प्रतीक है। जहां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज भी महिला अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, वहां 1943 में रानी झांसी रेजिमेंट अंग्रेजों से लोहे ले रही थी और ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी। वो महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक विचार नहीं, भारत की हकीकत बनाना चाहते थे, पर दुर्भाग्यवशतः स्वतंत्र भारत सूर्य देखने से पहले ही मातृभूमि ने अपने प्रिय पुत्र को खो दिया। मगर शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन विचार नहीं। अंत में आपसे यही निवेदन है कि आप अपने विचार के लिए अड़िग रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यही विचार एक मिसाल या उदाहरण के रूप में उभर सके, क्योंकि वर्ड मैटर्स द मोस्ट, भारत मैटर्स। और इसी संदेश को मुझे आप तक पहुंचाने में फर्क पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। Dr. Prabhat Kumar Singh sir is an Indian politician. Sir is born on 25th of June 1964 at Ghatigam village of Bargarh district, Odisha. By occupation, he is a pure and dedicated agriculturalist. In terms of his educational qualification, his name is attached to Gwana Baba reputed university of our state, Odisha, like Sambalpur University and Uttar University.
of Human Resource Development and Consultative Committee of Ministry of Tourism and Culture. He is also a member of Odisha Development Council. He has been instrumental in publishing a number of research articles on history, culture, archaeology, etc. in national as well as international journals. He has encouraged and successfully carried out mobilizing resource and capacity building of stakeholders for the environment and clean energy initiative in his constituency and his state. He has successfully distributed 2,000 solar lights under Atal Yogi Yojana program in his constituency. He has also promoted a number of models of solar home and also spread awareness about importance of green renewable energy technology in his constituency and other neighboring local areas. He is taking a lead in introducing concept of smart classroom. Classroom is the local area would be powered by solar energy technology. The project of smart classroom are ongoing and he is taking a lead in mobilizing resources of the project through CRS fund. I would like to request Ms. Zikha Meher, our acting speaker of this house, to come on stage and give the bouquet to Dr. Prabhas Kumar Singh sir. Please sir, come on stage. We are excited to hear some words by our today's chief guest, so we kindly request respected Dr. Prabhas Kumar Singh sir to address the young delegates. Now we start National Youth Parliament. All right. Honorable members, a very good afternoon to all of you. I welcome you all to the National Youth Parliament session and I hope this session will be fruitful. We begin today's session with oath or affirmation of our newly elected member. Secretary General, please. Srimati Anisa Meher, who stands elected from Iduki constituency of Kerala State, will now take an oath or an affirmation. Srimati Anisa Meher, please. Srimati Anisa Meher, do you want to take an oath or an affirmation? Which language would you like to take an oath? Youth Parliament meeting.
now take an oath or an affirmation. Srimati Rashmi Prabha Behra, please. Miss Rashmi Prabha Behra, do you want to take an oath or an affirmation? Which language would you like to take an oath? ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं रश्मि प्रभा बेहरा युवा संसद के निचले सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगी और मैं अपनी देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और जिन कर्तव्यों पर मैं प्रवेश करने जा रही हूँ उन्हें ईमानदारी से निभाऊंगी। धन्यवाद। Mr. Akash Seth, who stands elected from Goya constituency of Bihar State, will now take an oath or an affirmation. Mr. Akash Seth, please. Mr. Akash Seth, do you want to take an oath or an affirmation? Which language would you like to take an oath? Honorable Speaker, ma'am, I, Akash Seth, being elected member of the Youth Parliament, do hereby swear in the name of the God that I will faithfully and allegiance the Constitution of India, but as by law is established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of my country, and that I will faithfully discharge the duty which I am about to enter. Thank you. Honorable members, with great sorrow and regret that I inform this page about the Kalyan Jain was an Indian politician who was a member of 6th Lok Sabha. He represents the Indore constituency of Madhya Pradesh and is the member of the Janata Party. He was also member of Samyukt Socialist Party and Bharatiya Lok Dal. Jain was born in Indore, Madhya Pradesh of 13 August 1934 and died on 13 July 2023 at the age of 88. Honorable Prime Minister, Respected Speaker Madam, I extend myself and my party members with the sorrow that the nation is feeling on the sudden demise of politician Kalyan Jain. He was the member of 6th Lok Sabha and represented the Indore constituency of Madhya Pradesh. He died at age 88 years. Thank you. Honorable Leader of Opposition, Honorable Speaker, Madam, I associate myself and my party members with the loss and feel of pride that the nation feels at the sad demise of Kalyan Jain. He was an Indian politician and who was a member of the 6th Lok Sabha. He represented the Indore constituency of Madhya Pradesh and a member of the Bharatiya Janata Party. He was also a member of the Samyukt Socialist Party and Bharatiya Lok Dal. Kalyan Jain was born in Indore, Madhya Pradesh on 13 August 1934 and died on
13 July 2023 at the age of 80. माननीय सदस्यगण, कल्याण जैन जी के निधन पर यह सदन के उनके राजनीतिक उपलब्धियों के लिए याद करते हुए 2 मिनट तक मौन धारण करेंगे। Prime Minister to introduce the new minister. I have pleasure in introducing to you and through you to the House, my colleagues, the new ministers, Srimati Anisha Mehta, Honorable Minister of Sports, Ms. Shashni Prabha Bhera, Honorable Minister of Industries and Commerce, Mr. Akash Seth, Honorable Minister of Labour, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के 75 वर्ष की यात्रा को PSR सदन के सामने प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा उसका एक बार पुनः स्मरण करते हैं और जानते हैं। आजादी के पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद इसको संसद भवन के रूप में पहचान मिली। यह बात सही है कि इस भवन के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं और बड़े गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों का लगा था। हम भले नए भवन से जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, यह भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल के प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नई उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य से भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता से न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है, बल्कि इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विश्वास से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह देश और दुनिया पर नया प्रभाव पैदा करने वाला है। यह सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि-कोटि बधाइयां देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने भूतकाल में जब नैम की समिट हुई थी और आज G20 की सफलता ने देश का गौरव बढ़ाया है। यह सफलता 140 करोड़ देशवासियों का है। यह भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। यह हम सब के लिए सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरव गान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया कि भारत इस बात पर गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष बना था तब अफ्रीकन यूनियन उसका सदस्य बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी,
इस बार भी यही था कि कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है, लेकिन यह भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और आगे का रोड मैप लेकर प्रारंभ हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि आज भारत विश्व में मित्र के रूप में अपनी पहचान बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपनी मित्रता खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर पा रहा है और इसका मूल कारण ये है कि हमारे जो संस्कार हैं, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है, सबका साथ सबका विकास। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन से विदाई लेने का एक बहुत भावुक पल है। परिवार भी जब अपना पुराना घर छोड़कर नए घर जाता है तो कुछ पल के लिए उनकी यादें उनको झकझोर देती हैं, और जब हम इस सदन से जा रहे हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में भी वही भावनाएं भरी हुई हैं, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोक झोंक भी रही है, कहीं संघर्ष का माहौल भी रहा है तो कभी उमंग और उत्साह का माहौल भी रहा है। यह सारी स्मृतियां हमारे साथ हैं। जब मैं पहली बार संसद भवन में प्रवेश की, जब उसकी सदस्य बनी और पहली बार एक सदस्य के रूप में इस भवन में आई, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के डोर पगथी पर अपना शीश झुकाकर इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन किया और फिर मैंने प्रवेश किया। वह पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिला सदस्यों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस संसद का गौरव बढ़ाया है। पर प्रारंभ से आज तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाती हूँ, करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर योगदान दे चुके हैं इतने सालों में, जिसमें से करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन का गौरव बढ़ाया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है। हर परिवार में डर रहता था कि कहीं बाहर जाएंगे तो मौत न लेना। उसके बावजूद भी हमारे सभी सदस्यों ने दोनों सदनों में हर दिन आए और अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया। आवश्यकता पड़ती थी, डिस्टेंस रखना पड़ता था, मास्क भी लगाना पड़ता था, टेस्टिंग भी होती थी, समय भी बदले गए, लेकिन ये सब के बाद भी राष्ट्र का काम नहीं रुकना चाहिए। इसी भाव से सभी सदस्यों ने इसे अपना एक महत्वपूर्ण अंग समझा और इस संसद को चलाया है। मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों को रहता है। कोई 30 साल पहले सांसद हुआ करता था, कोई 35 साल पहले सांसद हुआ करता था, लेकिन वह सेंट्रल हॉल तो जरूर आएगा। ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जिनके आते जाते मन करता है कि चलो जरा एक चक्कर काट के आते हैं। यह सामर्थ्य होता है इस सदन का। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को एक नई दिशा दिखाई है। देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है। आज उन सब का गौरव गान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, अडवाणी जी, न जाने कितने अनगिनत नाम हैं जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत बनाने में योगदान दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के इस सदन पर आतंकी हमला हुआ। पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। इस देश उस घटना को कभी नहीं भूल सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और इसके सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, मैं आज उनको भी नमन करती हूँ। वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने सबकी रक्षा की। माननीय अध्यक्ष जी, जब
संतुलन को बम से धमाका करके जगा दिया था। उस बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनके कानों में सुनाई दे रही है और उनको सोने नहीं देती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना जरूरी है, क्योंकि देश के दलितों और पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है तो वे क्या करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरिसर के युद्ध में हमारे देश के जवानों को हौसला बुलंद किया था और उन्हें प्रेरणा दी थी। हमारे देश में गठबंधन की सरकारें देखी हैं, बीपी सिंह जी को, चंद्रशेखर जी को, और बाद में एक सिलसिला चला और लंबे अरसे से एक देश एक नए दिशा में जा रहा था। आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़कर नए राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसका परिणाम आज देश देख रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेतृत्व में संस्कार की हमने इसी सदन में देखी। इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार के समय कैश और वोट कांड को भी सदन में देखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन में सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से जो हमने प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उनको लेकर जाने का है। बहुत सी ऐसी बातें थी जो सदन में हर किसी को तारीफ की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े रही। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सा सदस्य होगा जिसे ताली बजाने का मन नहीं करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सामर्थ्य से हम नए भवन में जब जाएंगे तो नया विश्वास के साथ जाएंगे। मैं फिर एक बार आज पूरा दिवस आपने इस पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए भी एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दी, इसलिए इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि अपने जीवन में ऐसी मधुर यादों को हम जरूर व्यक्त करें, ताकि देश तक पहुँचे कि सचमुच ये हमारी सदन हमारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधि सच्चे अर्थ में देश को समर्पित है। पिछले 75 साल में भारत में लोकतंत्र को नया सामर्थ्य शक्ति देने वाली हर पुंज को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Now we begin with the question hour. Question number 301, Miss Meenakshi Goyal, please. Honorable Speaker, Madam, who is the Honorable Minister of Railway? Be pleased to state. देश में कोच निर्माण उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और उसके साथ साथ देश में कोच निर्माण सुविधाओं को विकसित करने के लिए किए गए खर्च का विवरण क्या है? Honorable Minister of Railway, please. देखिए मैडम जी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रेजेंट वी हैव 3 कोच यूनिट्स। पहला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF परमपुर चेन्नई तमिलनाडु में जो आपके घर के पीछे है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब जो आपके घर के साइड में है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश जो आपके घर के आगे है। अब जो विवरण की बात की है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड है डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ इंडियन रेलवेज विच अप्रोक्सीमेटली रुपीज 6,322 crores। थैंक यू। मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। Yes, please. मंत्री जी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के टाइप 2 और टाइप 3 शहरों में रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, जरा बताइए। देखिए, अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन इंडियन रेलवे इज a continuous and ongoing process and works in this regard are undertaken as per requirement subject to international priority and availability of funds. Therefore, however, priority of organization and modernization of station is accorded by higher category of
station over lower category of station while sectionizing and specifying the work. Recently, our government has launched the Amrit Bharat Station scheme to develop development of railway station and Indian Railways. This scheme envisages development of stations on a continuous basis with a long-term process that approaches involves preparation of master plans, improving the MNCs of stations like improvement of station areas. आपके वहाँ पर भी स्टेशन होंगे तो जाके देखिएगा कि स्टेशन में जितने भी क्लीनलीनेस है वो हमारी सरकार ने की है। स्टेशन में टॉयलेट्स, लिफ्ट्स, एलिवेटर्स ये सब हमारी सरकार ने की है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कियोस्क की योजना भी हमारी सरकार ने की है। वेटिंग हॉल्स, प्रिपरेशन हॉल्स ये सब हमारी सरकार ने की है। डेवलपमेंट ऑफ DRT है वो सब हमारी सरकार ने की है। दिस स्कीम ऑल्सो envisages that improvement of building, integrating the city stations with both sides of cities, multimodal integration, MNCs of Divyangjans, sustainable and environment friendly solutions, provisions of ballast tracks, roof plazas as per necessity, phasing and feasibility and creations of city center at the station in the long term. So far, 1309 railways stations have been identified under this scheme, including 156 stations in Uttar Pradesh, 80 stations in Madhya Pradesh, and 126 stations in Maharashtra. Thank you. मेरा और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। Yes, please. मंत्री जी जरा ये बताइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हाई स्पीड ट्रैक बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उस पर किए गए खर्च का विवरण क्या है? Honorable Minister of Railways, please. Madam Sehwag की Minister of Railways have trained the section Mumbai Ahmedabad High Speed Rail Corridor project in the country, which is being implemented with technical and medical and technical support with the financial assistance from government of Japan. सुन रही है मैडम जी? जापान गवर्नमेंट से वो लाई है और दिस एक्सपेंडिचर ऑफ ₹45,621 crores have been incurred for the project by June 2023. Further, Ministry of Railways has undertaken a preparation of detailed project report DPR for following 7 high-speed rails. Those are दिल्ली वाराणसी, कभी काशी जाकर देखिएगा वहाँ पर रेलवे स्टेशन कैसा है। दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर, दिल्ली अमृतसर, वाराणसी हावड़ा. And passing through the state Uttar Pradesh, 2 are passing through the Uttar Pradesh and 2 are Maharashtra train. और एक क्वेश्चन। Yes, please. मंत्री जी, ICF कोच को LHB कोच से बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं मंत्री जी? जरा बताइए। Honorable Minister of Railways, please. चुनाव में करते हैं अजीबोगरीब बातें, क्लास के नेता पढ़ाई में क्या है? पता है ICF LHB क्या होता है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। Thank God. LHB coaches are designed to operate at higher speed while maintaining stability. इसकी जो aerodynamic designs है और collision और derailment के बाद the LHB coaches do not climb onto adjacent coaches due to the use of center buffer coupling जो LHB coaches में है instead of dual buffer coupling जो ICF coaches में है. Indian Railways has stopped production of ICF design coaches with effect from 1st April 2018 and existing ICF coaches are being replaced with LHB coaches in a phased manner as per traffic requirement. Indian Railways has also manufactured 35,766 LHB coaches and while preparing 31st August 2020
2023 तक अभी तक 33,299 LHB coaches have been manufactured during last 9 years. Question number 302, Mr. Vijay Meher, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, क्या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर यह बताने की कष्ट करेंगे? मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या यह एक सच है कि 4 आंगनबाड़ी केंद्रों में से लगभग 3 का निर्माण मनरेगा के श्रमिकों द्वारा किया जाएगा? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या यह भी सच है कि देश भर में 27,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की मांग है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? मेरा तीसरा सवाल है आपसे, क्या सरकार ने देश के कई जिलों में उन्नयन के लिए लगभग 40,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? Honorable Minister of Women and Child Development, please. धन्यवाद स्पीकर मैडम। और यहाँ के मेरे मित्रों, मैं इस सवाल का जवाब देते हुए बताना चाहता हूँ कि महिला सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में मनरेगा के वर्कर की सहयोग ले सकते हैं। हमने सरकार ने 12 लाख रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी पर आवंटित किया है, जिसमें 8 लाख मनरेगा के अंतर्गत दिया जाएगा और 2 लाख फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत और 2 लाख हमारे मिनिस्ट्री दोनों राज्य और केंद्र सरकार की भागीदारी रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की जिम्मेदारी संपूर्णतः राज्य सरकार की है, इसलिए वो पूर्णतः स्वतंत्र है कि वो इस राशि का उपयोग विभिन्न योजनाओं की साधनों से कर सकते हैं, जैसे MP लेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, MLA एंड मेंबर ऑफ यूनिटी असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, इन सारे योजनाओं से मीनाक्षी जी, सुनिए। राज्य सरकार अपनी लेवल पर विशेषज्ञों की मदद ले सकती है, जैसे इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स, कंपनी, बिजनेस हाउसेस, ये सारे चीज इनको मदद ले सकते हैं। और आपके दूसरा सवाल का जवाब ये है कि एनुअल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल 2023-24 की आंकड़ों की उपस्थित के पश्चात हमें मिनिस्ट्री को सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 25,659 आंगनबाड़ी निर्माण करने का प्रपोजल आया है, जो एनेक्सर 1 मीनाक्षी जी, गायत्री जी, सुनिए तो जरा। क्या मैम, मंत्री जी बोल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर लिए हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हो रहा है। मंत्री जी को बोलने दीजिए। अच्छे से चेक कीजिए मंत्री जी, राजस्थान में नहीं हो रहा है ये। शांत मीनाक्षी जी, मंत्री जी को बोलिए ना। मैं अभी अगर चुप रहूंगी तो देश को चुप रहना पड़ेगा। कंटिन्यू। आपके तीसरा सवाल का जवाब ये है कि सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत हमारी मिनिस्ट्री ने 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत करने के लिए चयन किया है, जो प्रति वर्ष 40,000 में होंगे। इसमें मरम्मत, उन्नत सुधार होंगे, जिसमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, LED स्क्रीन, इंस्टॉलेशन ऑफ RO मशीन, कुछ स्मार्ट लिविंग, लर्निंग एंड ऑडियो विजुअल एंड चाइल्ड फ्रेंडली एंड लिविंग इक्विपमेंट्स, वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी will also be provided under BharatNet wherever is possible. Question number 303, Miss Gayatri Sahu, please. Honorable Speaker, Madam, with the Minister of Agriculture and Farmers Welfare, we please to answer the details of the farmers who have registered under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana till June 2023. My second question would be the details of the farmers who have received pension from government health checkers. State and year wise since 2016 to till 2023. Honorable Minister of Agriculture, please. आदरणीय स्पीकर मैम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य देश भर में खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को कुछ वरिष्ठ मानदंडों अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना के तहत रुपयों की राशि किसानों के आधार खाते में जुड़े बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपये 2000 की 3 किस्तों में सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों का वर्षवार विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 नवंबर 2019 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना 18 से 40 वर्ष प्रवेश आयु समूह के लिए रुपयों के प्रावधान के साथ एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 मासिक पेंशन बहिष्करण मानदंडों के अधीन सभी छोटे और भूमिधारक किसान जिनके पास संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है, वो योजना के तहत नामांकित होने के प्राप्त हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल तैयार करना है, क्योंकि बुढ़ापे के परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश के लिए आजीविका का नुकसान होगा। योजना के तहत जून 2023 तक 23,36,469 किसानों का नामांकन किया जा चुका है। I have a supplementary question. Yes, please. Please tell me the details of the farmers who have received benefit of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana since 2016 to 2022. Honorable Minister of Agriculture, please. Respected Speaker Ma'am, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के समय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आपदा सूचकांक आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई है। देश में खरीफ 2016 सीजन से इस योजना के तहत खाद्य तेलहन फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 2%, रबी सीजन के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम में किसानों के हिस्सा और बीमे की बोली प्रीमियम का शेष हिस्सा समान रूप से 50% चार्ज किया जाता है। उत्तर पूर्व राज्यों और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर जहां शेयरिंग पैटर्न 90:10 है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शासन होता है। 2016 सीजन की शुरुआत से 2022 से 23 तक पीएमएपीवाई के तहत कवरेज का संचय राज्य वार विवरण अनुबंध 2 में दिया गया है। Question number 304, Mr. Ayush Kumar Pradhan, please. Honorable Speaker Madam, will the Honorable Minister of Education be pleased to state the detail of fellowship and scholarship offered to higher education students from scheduled castes, scheduled tribes, other backward class and minority communities. The details of each fellowship, including the number of slots, stipend offered, eligibility criteria, and the number of fellowship slots given out each year since 2014. Honorable Minister of Education, please. Honorable Speaker Madam, through you, I would like to answer the question raised by Mr. Ayush. The government is implementing various fellowship and scholarship schemes for providing financial assistance to all categories of students, including SC, ST, OBC, and minority community. The detail of this fellowship scheme, including the number of slots, financial assistance, and eligibility criteria, are already submitted. Thank you. Speaker Madam, I have a supplementary question. Yes, please. My second question is whether the postdoctoral fellowship offered to scheduled caste, scheduled tribe, other backward class, and minorities has not been notified since 2017. If so, the details thereof and the reason therefor. Whether the government is planning to remove the national eligibility test, Mr. which is Vijay, known please. as a prerequisite for this fellowship for scheduled caste, scheduled tribes, other backward class, and minorities,
and if not, the reason they are told. Honorable Speaker, Madam, answering to your question number 2, the University Grant Commission has notified the revised guidelines for the postdoctoral fellowship in September 2022. The fellowship has provision of reservation of SC, ST and OBC as per the Government of India reservation policy. The UGC had informed that the NET is not a mandatory prerequisite for the postdoctoral fellowship. The NET examination is a prerequisite for the Junior Research Fellowship UGC JRF scheme to do PhD. Thank you. I have one more supplementary question. Yes, please. The third question is whether the government is aware that the rural student is facing the crisis. If so, the action taken by the government is disregard. Honorable Minister of Education, please. Respected Speaker, Madam, answering to your next question, education is in the concurrent list of the Constitution and majority of schools come under the preview of respective states and UT government. The Government of India implementing Samagra Shiksha and Integrated Scheme for School Education 2018-19. This scheme सुनिए जरा. Continue. This scheme extends from preschool to class 9, which aims to ensure inclusive education and equitable education at all levels of schools, including over all the states. This scheme aims to ensure the in schools universal access, bringing gender equality, promoting inclusive education, equality of education, and entitlement under the right of children to free and compulsory education. RTA Act 2009. मंत्री जी, जो आप बोल रहे हैं वो क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? हाँ, हो चुका है। रुकिए मीनाक्षी जी, मंत्री जी को बोलने दीजिए. Honorable Speaker, Madam. RTA Act 2009 including uniform textbook, preschool education, vocational education, sports and physical education. Thank you. Question number 305, Mr. Ganesh Meher, please. Honorable Speaker, Madam, will the Minister of Law and Justice be pleased to state उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित e-court की संख्या कितनी है? Honorable Minister of Law and Justice, please. Honorable Speaker, Ma'am, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड के आंकड़ों के अनुसार 7 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश राज्य में ई-कोर्ट परियोजना के तहत कवर की गई अदालतों की जिलावार संख्या अनुबंध में संलग्न है। Honorable Speaker, Madam, I have a supplementary question. Yes, please. e-court तक अब तक कितने मामलों का निपटारा किया गया है? और मेरा थर्ड क्वेश्चन है, मंत्रालय का मानना है कि e-court ने मामलों की भौतिक सुनवाई के साथ साथ मामलों की में वृद्धि की है, कमी की है? यदि हाँ, तो इसका विवरण दीजिए। Honorable Speaker, Ma'am, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार 1 अगस्त 2022 से लेकर 7 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 41,94,000 है, जिसमें 4,88,000 सिविल मामले शामिल हैं और 37,08,000 आपराधिक मामले हैं। लंबित मामलों पर इन न्यायालयों की तुलना में मामलों की भौतिक सुनवाई के प्रभाव पर कोई तुलनात्मक डेटा नहीं रखा गया है। Question number 306, Ms. Gayatri Sahu, please. Honorable Speaker, Madam, with the Minister of Health and Family Welfare, we pleased to answer. पिछले 5 वर्षों और 4 वर्ष के दौरान देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में सरकार द्वारा शुरू की गई और कार्यान्वित की जा रही प्रमुख शासन परियोजनाओं और विशेष कार्यक्रम का विवरण क्या है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि उक्त परियोजनाओं पर आने वाले संभावित लागत और इन परियोजनाओं के कब तक पूरे होने की संभावना है, मंत्री जी? Minister of Health and Family
list of program schemes run by government under the National Health Mission State Union Territories, including Maharashtra and Assam. प्रोग्राम इंफॉर्मेशन प्लान के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर यूनिवर्सल क्या मंत्री जी भूल गए क्या? रुकिए सवाल करिए, जरा बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन प्लान के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर यूनिवर्सल हेल्थ को मजबूत करने के लिए राज्यों और सपोर्ट प्रदान करती है। भारत सरकार मानदंडों तथा संसाधनों के अनुसार कार्रवाई की रिकॉर्ड और प्रोग्रामिंग प्रोसीडिंग के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है। महाराष्ट्र during last 5 years are available at following wavelength. नाम से जरा ध्यान दीजिए। वेलनेस सेट 31/7/2023 तक कुल आज देश में 1,60,816 करोड़ वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। वेलनेस सेंटर बनाने का उद्देश्य हमारा ये था कि देश में हर 5 से 6,000 पॉपुलेशन के अंदर एक ऐसा वेलनेस सेंटर हो जो व्यक्ति अपनी ट्रीटमेंट तो कराए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो गया। हाँ हो गया, आप थोड़ा सुनिए तो इंतजार करिए, हम बता रहे हैं। मीनाक्षी जी, मंत्री जी को बोलने दीजिए। यस, कंटिन्यू। थैंक यू सुंदर मैडम। ट्रीटमेंट तो कराए, लेकिन वहाँ योगा का विश्लेषण हो सकता हो, राइट टू ईट फूड और क्लीनिंग की व्यवस्था भी हो। 15th फाइनेंस कमीशन हेल्थ सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट सेक्टर के लिए 74 करोड़ रुपए की अनुदान की है, सिफारिश की है, जिसे लोकल गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ के लिए यह अनुदान 21/22/2000 से 2025-26 तक फाइनेंस कमीशन के 15 स्वास्थ्य अनुदान के टोटल अमाउंट अलॉट किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन was launched by Honorable Prime Minister of India for an amount of 64,180 crore. The major Honorable Speaker मैडम, मेरे पास एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मंत्री जी पूछ सकती हूँ? यस प्लीज। मंत्री जी, क्या सरकार ने किसी ऐसे क्षेत्र की पहचान की है जहां महाराष्ट्र सहित देश में पुरानी स्थानिक बीमारियों के उन्मूलन के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता है, और यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है, और यदि नहीं तो उसका कारण क्या है? Honorable Minister of Health and Family Welfare, please. The National Center for Vector-Borne Disease Control Disease Center Program for Prevention and Control for 16 vector-borne disease: malaria, Kala Ajar, Japanese, encephalitis, dengue, chikungunya, lymphatic, rabies, and state. Union territories including Maharashtra where diseases are endemic. Government of India is working towards achieving this rural elimination across India, including Maharashtra. To eliminate this disease, there are 2 doses of measles and rubella vaccine are provided to children of 9 months age and 16 to 24 age months of age under immunization program. A nationwide measles and rubella vaccination campaign has been conducted wherein children in the age of 9 months to 15 years were vaccinated with an additional dose of. धन्यवाद। Members of the ruling party. It is very serious and confidential issue relating to the foreign policy on towards neighboring water classes. We discussed which later now leaked into later media. How this become a chaotic debate. Honorable Speaker Madam, before the site puts any their developmental projects increments in GDP, let them know about the rules, regulations, discipline, norms and decorum of the parliament. Let them make the people accept whom they close to be their representatives. Thank you very much. Honorable Minister of New and Renewable Energy, Srimati Smriti Malik. Thank you, Madam Speaker. Honorable Madam, I beg to lay on the table a copy of 2 papers related to reports by Poland. First is identification of industrial sector promising for commercialization
report the following message received from Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament is that the Bill of Regulation of Sports Bodies 2015, which the government passed in last session, has been rectified and is ready to be sent for President approval. Honorable members, I have to make an important announcement on my own behalf and on behalf of the honorable members of the House. I have great pleasure in extending our warm and hearty welcome the honorable members of the British Parliamentary delegation who are the visit of the India as our honorable guest. It is a very high power delegation. The delegation arrived 10 November 2023. They are now seated the special box. We wish them happy and comfortable stay in our country. अब मैं हमारा उन्नत देश का भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आगे बढ़ती है। माननीय सदस्यगण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इन उपलब्धियों के प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हुआ है और वैश्विक स्तर पर हमारे देश का कद बढ़ा है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 मिशन का सफलता हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो निरंतर ब्रह्मांड के सुदूर क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास कर दिया है। इस सदन के माध्यम से मैं उस उपलब्धियों के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, भारत के लोगों को बधाई देती हूँ। भारत विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धि के दूसरे के साथ साझा करने का विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्रयान 3 का सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरे मानवता का समर्पित किया। हमारे ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों का मजबूती सहित अन्य अमूल्य जानकारी भेजी है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान का वृद्धि होगी और भारी अभूतपूर्व खोज का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का रूप में मनाने का उचित होगा। यह एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीढ़ियों को जीवन में उच्च आत्मकांक्षी रखने के लिए प्रेरित करते रहेगा। मैं चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के पश्चिम तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिए जाने का स्वागत करती हूँ। ये हमारे साथियों पुरानी विरासत के सम्मान के साथ ही हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास के प्रतीक है। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्रगति जारी होते हुए चंद्रयान 3 का सफलता के 10 दिन के भीतर हमारे 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 होने के साथ ही भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के उदय होगी और हमारे प्रतिभा का क्षमता प्रतीक है। इस तरह विश्व के पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो बात दूसरों से अलग है, वह है हमारी सभी परियोजनाओं की कम लागत। उन उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत ने ही अंतरिक्ष क्षेत्र और विश्व के अग्रणी देश में अपनी जगह बना ली है। ये सभी उपलब्धियों प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व के भारत सरकार के अथक प्रयास से संभव हुई है। श्री नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष की गहरी रुचि रही है और चंद्रयान मिशन के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ रहा है। 2008 में जब चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण हुआ तो वह उसको व्यक्तिगत रूप से वैज्ञानिकों को बधाई
प्राप्ति नहीं कर पाया तो उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों के बीच जाकर उन्हें विफलताओं की चिंता के बिना लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहने प्रेरित किया। जब पूरी दुनिया संकट में जूझ रही थी, ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विपद के उपयुक्त अवसर के रूप में करते हुए आंतरिक सहित देश की इकोनॉमी को वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहे। उनके उन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हमें आज विश्व आंतरिक शक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में आंतरिक स्टार्टअप की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पिछले साल निजी क्षेत्र में निर्मित पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण हुआ। ग्लोबल छात्रों ने 2 उपग्रह आदित्यसेट और आदित्यसेट 2 लॉन्च किया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली, जैसे रीजनल भेदक का परीक्षण। एक बार में 104 उपग्रह लॉन्च करके हम विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमारा सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम उनकी जय विज्ञान जय अनुसंधान का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह विज्ञान और नवाचार का सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे स्टार्टअप MSME बढ़ावा मिला है, रोजगार अवसर का सृजन हुआ है और हमारे विकास का गति मिली है। कृषि, मत्स्य पालन, संचार, नेविगेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हमारी इकोनॉमी का सभी क्षेत्र का योगदान माध्यम से हमारा आंतरिक कार्यक्रम देश के लोगों के जीवन को क्वालिटेटिव चेंज ला रही है। हमें विश्वास है कि इन अचीवमेंट से हमारी आने वाली पीढ़ियों के सपने देखने और उनके सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। देशवासी 2047 तक विकसित भारत के लिए मिलकर कार्य करने के लिए स्वयं समर्पित करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह प्रतिष्ठित सदन ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रधानमंत्री के नेतृत्व सराहना करने, भारत के लोगों विशेष रूप से युवाएं मोटिवेट करने तथा महिलाओं को योगदान के साथ ही सभी संगठनों और व्यक्ति को योगदान सराहना करने के साथ सदन को स्थगित किया जाता है।
Thank you. Esteemed Director, Mr. Goyal, dear faculties, and my dear students, it's really a great opportunity to be here. The Imperial College, the youth parliaments, national youth parliaments, call it earlier Home Parliament, just an equation, and you know the aims and objectives of youth parliament. It's just a motivation, awareness to the students. Concept was published in 1975-76 to make students know about our democratic process, democratic norms, values, our parliamentary practice and procedures, and to be a part of policy making regarding education, regarding environment, regarding climate change, economic policies, etc. etc. And today, I just seen to students proceeding of the Parliament Lok Sabha, because I am member of 16th Lok Sabha, last Lok Sabha, 2014 to 19. I am member debating Vijan Dadal, Odisha Bargarh Lok Sabha, and you know Bargarh Lok Sabha consists of two districts. One is Bargarh and another is Jharsuguda district, having 7 assembly segments. And this new Lok Sabha was created in 2009. Earlier it was under Sambalpur Parliament constituency. And this mock parliament and the national youth parliament is nothing but a model. Nothing but a model, a recreation of a parliament. I just listened to the proceedings. There is a little difference, let me say. I have all speakers came, everybody, then everybody, then all the permission and the new member elected. Then really, after the election, this process started. But suppose a member elected to become through by-elections, they can he or she should participate vote. Then he will have parliament. Your language, sir. The language should be specified in the 8th schedule of Indian Constitution. You cannot take in any language. Suppose Odia is Odia, then Telugu. Those are enshrined under the 8th schedule of Indian Constitution. You cannot take both in some other language, but it is not yet very 8th schedule. Second thing I observed, that when the first start this question hour, around 11 o'clock, there are events in Parliament, 11 o'clock, the Parliament begins sharp at 11 o'clock. First session, first is question hour. 1 hour, almost 1 hour, 11 to 12.
read question over. Suppose the question has to be done before 15 days. 15 days before the member has to ask the questions. Beyond 15 days, not allowed. Not read the question over. And question asked by all the members are not included in the agenda because the time is 1 hour and there are 5 members. Now the questions are members cannot possible to include the questions list of questions list. So those are selected for lottery. And the lottery has to be also moderated and provide by member. Any member of the house. Member, you know? Member of Parliament. Member of the National House. But the mission has been asked. The member cannot ask the question. The minister has to submit its answer or he has to lay the statements in the table. Then the member will ask the questions. First, before the member asks the questions, the concerned has to submit the papers or the answers in the table first. Then the member asks the questions. Number 2, already we have the answers. When the member asks specific questions, the minister has to reply. If you don't have sufficient reply or information, you can take time. Also, in particular questions, the question of 545, not the same member who has asked the question. Other members are also allowed to ask supplementary questions. Supplementary questions in different. And they should leave the house, is to the house, because all the things are recorded here according to the Lok. Then start 0 hour. Do you know what is 0 hour? Anybody can tell? What is 0 hour? 12 to 1, 11 to 12 percent hour, 12 to 1 0. Anybody tell me what is 0 hour? 0 hour. Please, don't hit it. No? What is 0 hour? 0 hour in the parliament, in the Lok Sabha. Matters relating to urgent public importance. Suppose there is a credit state. Suppose there is notes. Suppose there is some government station. The member can ask question the same day before 9 o'clock. Same day. You will give a reply, even write the subject matter in specific words, 2 minutes or something like that. You cannot write essay. And that particular thing you can read in the house, house give up. Matter relating to urgent public importance. Give up. And 1 o'clock. The other business start according to the speaker and the house. The 0 hour can be also time permits people to 5 o'clock, 6 o'clock. Same day. And other businesses like introduction of bills. Then you can one member to ask questions. See,
377, row 377. You know what is that? Row 377. It's the same thing also. But difference that difference between 377 and 0 377 has to be asked before morning. So that every day of the 377 questions is around 1 hour. Better relating to merchant public equities is concerned. I am telling you this. And that's what a business. And the different sessions in the house, this is the new year. We have monsoon session, we have winter session, we have budget session, we have warrior. All the house committee है. जो consist of members of different political parties. House committee है. Members of the house committee decides. Direct the speaker, honorable speaker. And the importance of the voices. Because that is very important to pass budget different departments. And India is a diverse country involving different religions, different culture, different beliefs. So, our members was the house don't know English or Hindi. One member from South India can speak in Telugu. How can the other members can understand? We have earphones connected with translators. There are translators in the house. They can immediately translate the better into Hindi, English, and other languages. So they can have a also can speak English, Hindi. But now they will also proceeding, type of proceedings. We have Samsung TV. Earlier it was Virtual Television, Virtual Television. Now we have Samsung TV. And the proceeding you can see in the house. Have you seen this? How many have seen the procedure parliament? The procedure parliament? Anybody? No? What is the parliament proceedings? We have a television in the Lok Sabha. A studio. It was earlier in Lok Sabha and now the same includes television in Mars and now it is Sansad television. And it starts at around 9:50, 10 o'clock. And Sansad TV discuss a panel of discussions, panel of members participate in the discussion, issued to the parliament. That particular date, they can discuss the particular subject, maybe constitution, climate change, and the particular, whatever the agenda in the house, the same day.